Hello everyone, I'm Monica Sharma. Today I will start class 8th mathematics chapter 13 exercise 13.1. Okay, अब देखो यहाँ पे क्या है, द नेम ऑफ द चैप्टर इज डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रपोजल. क्या है? डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रपोजल. ठीक है, ठीक. अब देखो यहाँ पे जो डायरेक्ट वेरिएशन आपको गिवन है, क्या है ये? एक्स वाई, x1 y1 x2 y2. मतलब मैं बताती हूँ क्या होता है. ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स हैं और आप खुद एग्जाम्पल दोगे अभी थोड़ी देर बाद. ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? x अपॉन वाई इज इक्वल टू x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2. ये तब होगा जब डायरेक्ट वेरिएशन का क्वेश्चन है. इतना समझ में आ गया? अब डायरेक्ट वेरिएशन होता क्या है? Two quantities related in such a manner that an increase in one result in a corresponding increase in other, or a decrease in one result in a corresponding decrease in the other. अब इसका मीनिंग क्या है? Both quantities are increase और both quantities are decrease. कुछ भी हो सकता है. मतलब सपोज देखो, ध्यान से सुनना. आपको 5 किलोमीटर क्या करना है? जाना है. ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल करना है 5 किलोमीटर, और आपको 10 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करना है. ये दोनों अलग अलग बातें हैं. ठीक है, यहाँ पे आप ध्यान से सुनना कि अगर डिस्टेंस कम है तो आपको पेट्रोल भी कम लगेगा. ठीक है, और अगर डिस्टेंस ज्यादा है तो आपका पेट्रोल भी ज्यादा लगेगा. यही है डायरेक्ट वेरिएशन. मतलब अगर एक क्वांटिटी डिक्रीज है तो सेकंड भी डिक्रीज है, और अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है तो सेकंड भी इंक्रीज होगी. समझ में आ गया? ठीक है, समझ में आया? और बहुत सारे एग्जांपल्स आप ले सकते हो. ठीक, जैसे कि आप खुद सोचो और कौन कौन से हो सकते हैं एग्जांपल. आप जैसे बुक है, ठीक है, ये बुक है आपका, ये कॉपी है सपोज. ठीक है, ये आपकी बुक है. ठीक है, अगर आप 1 बुक लेने जाओगे तो वो कम प्राइस की मिलेगी. अगर इसी तरह की और सारी बुक लेने जाओगे आप तो ज्यादा प्राइस की मिलेगी. यानी कि एक क्वांटिटी कम है, बुक नंबर ऑफ बुक्स कम है, तो मतलब क्या है? प्राइस भी कम है. और अगर नंबर ऑफ बुक्स ज्यादा होती है तो प्राइस भी ज्यादा हो जाता है. यानी जो नंबर ऑफ बुक्स हैं और प्राइस है, ये डायरेक्ट वेरिएशन है. ठीक है, डायरेक्टली रिलेटेड है एक दूसरे से. मतलब एक बढ़ रही है तो दूसरा भी बढ़ रहा है, और एक कम हो रही है तो दूसरा भी कम हो रहा है. समझ में आ गया? ठीक है, ठीक. ये हो सकता है एक एग्जांपल, और भी आप बहुत सारे सोच सकते हो. ठीक है, अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ एक्सरसाइज 13.1. ठीक, देखो फर्स्ट क्या है आपका? स्टडी each one of the following and find in which cases x and y vary directly. तो आपको सिंपल इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है और कुछ नहीं करना है. ठीक है, कैसे? देखो क्वेश्चन फर्स्ट क्या है इसका? कुछ नहीं है उसमें. देखो x अपॉन y तो एज इट इज है. ठीक है, x की वैल्यू है, x1 की वैल्यू है 3, y1 की वैल्यू है 12. ठीक है, फिर इक्वल x2 की वैल्यू आपकी 5, y2 की वैल्यू है 20. ठीक है, थर्ड में क्या है? यहाँ पे जरूरी नहीं है, यहाँ पे और हो सकता है. ठीक है, कितना भी आप ले सकते हो, जितनी भी आपको गिवन है नंबर्स वो सब ले सकते हो आप. ठीक है, अब देखो इज इक्वल टू 7 अपॉन 28 इज इक्वल टू 9 अपॉन 36. जब आप इन सब का रेशो फाइंड आउट करते हो तो क्या आता है? देखो 1 अपॉन 4, 1 अपॉन 4, 1 अपॉन 4, 1 अपॉन 4. ठीक है, यानी क्या आ रहा है आंसर में आपका? 1 अपॉन 4 आ रहा है ना रेशो में. तो मतलब ये सभी डायरेक्ट वेरिएशन में. ठीक है, डायरेक्टली रिलेटेड है एक दूसरे से. ठीक,
समझ में आ गया? ठीक है, बहुत अच्छे से समझना, क्योंकि आपका 13.2 में इनडायरेक्ट वेरिएशन है जो कि जस्ट अपोजिट है इसका, यानी एक बढ़ेगा तो कम होगा दूसरा। ठीक है, वो मैं बाद में समझाऊंगी, अभी आप इस पे फोकस करो। ठीक, समझ में आ गई ये क्वेश्चन आपको? ठीक है, सेम एज इट इज सेकंड में करना है। सेकंड में नहीं होगा, क्यों? क्योंकि लास्ट वैल्यू क्या है, 9/50 है। तो यहाँ जब आप फाइंड आउट करोगे रेशो तो 9/50 ही आएगा, और बाकी सब में क्या आ रहा है, 1/5 आ रहा है। ठीक है, तो ये डायरेक्ट वेरिएशन में नहीं है सेकंड वाला। ठीक, समझ गए? अब देखो क्वेश्चन सेकंड, इफ y varies directly as x in each of the following cases then complete the following tables। इसमें क्या गिवन है, इसमें आपको अब दे दिया कि जो वैल्यूज है वो डायरेक्ट वेरिएशन में है। ठीक है, डायरेक्टली एक दूसरे से रिलेटेड है, और जो भी वैल्यूज आपको मतलब ब्लैंक है, जो भी वैल्यूज उसको आपको फिल करना है। ठीक है, सिंपल यही फॉर्मूला अप्लाई होगा। अब देखो ये है क्वेश्चन आपका सेकंड। ठीक है, अब देखो कैसे करना है, 10/6 को इसके इक्वल करना है अपॉन 9। यहाँ से सपोज मैंने इसकी वैल्यू x ले ली। ठीक है, कुछ भी ले सकते हो, x1 है ही। ठीक है, x2 है एक्चुअली ये, क्यों? क्योंकि ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये x3 है, ये y3 है। ठीक है, ऐसे ही आप आगे ले सकते हो। ठीक है, सिंपल सी बात है, आपको x2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 10 × 9/6 इज इक्वल टू x2 आ जाएगा। x2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 2 = 6, 3 3 = 9, 2 5 = 10, 5 3 = 15। यहाँ पे आपने 15 फिल कर दिया। ठीक है, ऐसे ही सेम एज इट इज। अब क्या करोगे आप, देखो हो आप इनको और ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू भी प्रोपोर्शन में ले सकते हो। ठीक है, और ये भी ले सकते हो, आंसर सेम आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखो मैंने सपोज 10/6 ही लिया, और यहाँ क्या है 20/blank है ना, और ये क्या है y3 है। ठीक, तो आपको क्या करना है, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। अब क्या करेंगे, 10 × y3 इज इक्वल टू 20 × 6। ठीक है, अब y3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो 20 × 6 अपॉन 10, 10 2 = 20, 6 2 = 12। यहाँ क्या आ गया, 12। ठीक है, अब देखो थर्ड भी करो। थर्ड मैंने फिर से वही लिया, 10/6 के इक्वल ही लिया, किसको, जो लास्ट वाला है आपका। ठीक है, अपॉन 24। ठीक है, ये किसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, ये करनी है x4 की, और ये क्या है y4। ठीक है, ये करनी है आपको, तो क्या करना है, ये क्या है x4। ठीक है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 10 × 24 अपॉन 6। ठीक है, 6 1 = 6, 6 4 = 24, कितना आ गया, 10 4 = 40, यानी x4 की वैल्यू कितनी आ गई, 40। तो यहाँ क्या पुट कर दोगे आप, 40। ऐसे कर सकते हो आप। ठीक है, और भी वैल्यूज हैं वो आप फाइंड आउट कर लेना। ठीक है, बार बार आपको 10/6 के इक्वल करके वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। सेम एज इट इज आपका सेकंड क्वेश्चन है। ठीक है, अब सेकंड में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि फर्स्ट भी ब्लैंक है, सेकंड भी ब्लैंक है। ठीक है, तो उसको इक्वल नहीं कर सकते, क्योंकि 2 अननोन क्वांटिटीज है। जब भी 2 अननोन क्वांटिटीज है तो एक इक्वेशन से 2 अननोन क्वांटिटीज को फाइंड आउट नहीं किया जा सकता। ठीक, देखो मैं क्या कह रही थी, देखो 2 अननोन क्वांटिटीज को अगर एक इक्वेशन है तो उसे फाइंड आउट नहीं किया जा सकता। ये भी अननोन है, ये क्या है x1, ये है y1, ये है x2, ये है y2। ठीक है, समझना ध्यान से, ये एक इक्वेशन होगी जब हम इसको प्रोपोर्शन में लेते हैं तो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, x1 और x2 दोनों की वैल्यू गिवन नहीं है, तो इसको इक्वल नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि इसकी वैल्यू फाइंड आउट होगी ही नहीं, ना तो x1 मालूम चलेगा ना ही x2 मालूम चलेगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, जो थर्ड है उसके इक्वल लेंगे, क्योंकि थर्ड में दोनों जो क्वांटिटी है वो नोन है। ठीक है, मतलब ये क्या है x3 और ये क्या है y3। ठीक है, अब देखो x1/8 इज इक्वल टू 42/24, ये इक्वल में ले लिया मैंने। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, x1 की वैल्यू फाइंड आउट करो। यहाँ से x1 इज इक्वल टू क्या आएगा आपका, 42 × 8 अपॉन में
24। ठीक है, ये क्या आ गया, 3 जा 8, 3 जा 24, 3 1 जा 3, रिमेनिंग 1, 3 4 जा 12। ठीक है, कितना आ गया x1 की वैल्यू 14। ठीक है, समझ रहे हो क्या कर रहे हैं, मतलब इक्वल कर रहे हैं जैसे इसमें है ना वैसे ही, और कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो जो x2 की वैल्यू है वो फाइंड आउट करनी है, तो सेम ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ क्या है, यहाँ है x2 आपका, और ये क्या है, ये है 18, इसी के इक्वल ले लो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपने इसको और इसको इक्वल किया तो भी वही वैल्यू आएगी, इसे और इसे इक्वल किया तो भी वही वैल्यू आएगी, कोई चेंज नहीं होगा वैल्यू में। ठीक है, अब देखो x2 की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, तो क्या है 24 इंटू x2 इज इक्वल टू 18 इंटू 42, ये किया। ठीक है, अब x2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो क्या करेंगे 18 इंटू 42 अपॉन 24। ठीक है, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24। अब देन मल्टीप्लाई करके आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। ठीक है, क्या आएगा 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, यहाँ पे आ गया 3 6 अपॉन 2, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2.5। ठीक है, ये आ गई वैल्यू किसकी, आपकी x2 की। ठीक है, ऐसे ही आपको सारी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। ठीक है, समझ गए। ठीक, अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ आपका थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। अब इससे क्या करना है, आपको कांस्टेंट फाइंड आउट करना है। देखो ये क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपको गिवन। ठीक है, क्या करना है, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन फाइंड आउट करना है, तो कुछ नहीं है, आपको 4/10 करो आप, x1/y1 है ये। ठीक है, इसको आपने कैंसिल आउट करना है। देखो 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। ठीक है, और जब आपने 2 को 5 से कैंसिल किया, यानी 2, ये कितना टाइम्स जाएगा 2.5 टाइम्स। ठीक है, और जरूरी नहीं है आप 4/10 करो, आप 10/25 भी कर सकते हो, आंसर वही आएगा। कैसे, देखो 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 2/5 कितना आ गया 1/2.5, ये आंसर। कोई भी वैल्यू अगर आप लेते हो, ठीक है, रेशो में, तो वो वैल्यू सेम आएगी, 1/2.5 ही आएगी। ठीक है, यही क्या है, ये है आपका कांस्टेंट। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ क्वांटिटीज वेरी डायरेक्टली। अब आपको बताना है कि ये डायरेक्ट वेरिएशन है कि नहीं है, ये एक दूसरे के साथ डायरेक्टली वेरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अब देखो डिस्टेंस ट्रेवल, पेट्रोल यूज, यानी जितनी ज्यादा डिस्टेंस उतना ज्यादा पेट्रोल। ठीक है, फर्स्ट में ही बताया था मैंने। ठीक है, ये होगा यस। ठीक, अब सेकंड देखो, एज इन इयर्स, वेट इन किलोग्राम। अब एक बात बताओ, किसी की एज ज्यादा है तो जरूरी है उसका वेट ज्यादा होगा, नहीं ना, कि एज ज्यादा होते जा रही तो वेट भी ज्यादा होते जा रहा, नहीं, तो इसमें क्या आएगा आंसर, नो। थर्ड क्वेश्चन क्या है, नंबर ऑफ सेम काइंड ऑफ बुक्स, हाइट ऑफ पाइल, यानी कि आपने एक तरह की बुक्स को एक के ऊपर एक क्या किया, रखा। ठीक है, तो जितनी ज्यादा बुक्स होंगी उतनी ज्यादा हाइट होगी। ठीक है, तो ये भी होगा। ठीक, अब देखो फोर्थ देखो, एरिया ऑफ लैंड, प्राइस ऑफ लैंड, ये भी डायरेक्टली वेरी कर रहा है, क्यों, क्योंकि एरिया जितना ज्यादा होगा आपका प्राइस भी उतना ज्यादा होगा। ठीक है, समझ गए। अब देखो क्वेश्चन नंबर 15 स्टैम्प of equal value cost ₹18, how many stamp of the same value can be bought for ₹36। अब यहाँ ध्यान से सुनना, जो आपको हिंट गिवन है वैसा ही करना है, बस मैं बता रही हूँ कि क्या करना है। ठीक है, ये x कहाँ से आ गया 15 के अपॉन में, यानी 15 रेसो x कैसे लिया है इसको। ठीक है, ये मैं बता रही हूँ, क्यों बता रही हूँ, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जितने भी है 13.1 में सेम एज इट इज है, कोई इसमें डिफरेंस नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 5 है आपका। ठीक है, जिस हिसाब से आपको हिंट में दिया था वैसे ही मैंने सॉल्व कर दिया, कुछ नहीं है इसमें। 15/x इज इक्वल टू 18/36, 15 इंटू 36/18 इज इक्वल टू x, x की वैल्यू कितनी आ गई 30 आ गई। अब देखो यहाँ ध्यान से देखना, क्वेश्चन में क्या है, स्टैम्प अपॉन में क्या करेंगे, स्टैम्प। ठीक है, और यहाँ पे जो रुपीज है उसके अपॉन में भी क्या करेंगे, रुपीज। ठीक है, यही करना है आपको हर एक क्वेश्चन में। देखो 15 स्टैम्प थे, ठीक है, जिनकी वैल्यू कितनी थी 18 थी।
ठीक है, अब आपको नंबर ऑफ स्टैम्प फाइंड आउट करने हैं और इसकी वैल्यू कितनी है 36। देखो सेम है इक्वेशन, समझ गए? ठीक है, अब देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या है, 68 boxes of a certain commodity require a self length of 13.6 meter. How many boxes of the same commodity would occupy a self of 20.4 मीटर? ठीक है, अब यहां देखो कोई दिक्कत नहीं है, 68 ठीक है बॉक्सेस हैं और लेंथ कितनी है आपकी 13.6। ठीक है, अब क्या आपको फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ बॉक्सेस, ठीक है x, यानी नंबर ऑफ बॉक्सेस कितना लिया मैंने x, और इसकी लेंथ कितनी है 20.4। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो, सॉल्व करोगे और x की वैल्यू फाइंड आउट करोगे। दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। और हाँ ध्यान रखना यहाँ पे आपको लेट करके पूरा लाइन मेंशन करना है कि x क्या है। ठीक है, x इज द नंबर ऑफ बॉक्सेस। ठीक है, let the number of boxes of the same commodity would occupy a self length of 20.4 meter is equal to x। ठीक है, इस टाइप से आपको राइट करना है। ठीक, अब यहां देखो, यहां से x की वैल्यू फाइंड आउट करो, 68 इंटू 20.4 अपॉन 13.6 अपॉन मत करो अभी, इज इक्वल टू 13.6 इंटू एक्स। ये क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, ठीक, अब देखो 68 इंटू 20.4 अपॉन 13.6 इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, डेसिमल से डेसिमल वैल्यू कैंसिल आउट हो गई। ठीक, कितना आ जाएगा 68 इंटू 204 अपॉन 136। क्यों ही कैंसिल, क्योंकि आफ्टर वन डिजिट है डेसिमल, इस वजह से। ठीक है, यहां से आप इसको सॉल्व करना, तो x की वैल्यू कितनी आएगी आपकी, x की वैल्यू आएगी आपकी 102। ठीक है, यानी नंबर ऑफ बॉक्सेस जिसकी लेंथ कितनी है, इतनी हो सकती है, वो कितने हैं 102। ठीक है, ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, अ प्राइवेट टैक्सी चार्जेस अ फेयर ऑफ ₹260 फॉर अ जर्नी ऑफ 200 किलोमीटर। हाउ मच वुड इट ट्रैवल फॉर 279.50 रुपीज। अब देखो 260 रुपीज चार्ज कर रही है टैक्सी। ठीक है, 260 रुपीज कितना किलोमीटर में, 200 किलोमीटर में। ठीक है, और आपका क्या गिवन है 279.50 रुपीज में वो कितना किलोमीटर ट्रेवल करवाएगी टैक्सी। ठीक है, ये आपको फाइंड आउट करना है, यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेना। ये कौन सा क्वेश्चन हो गया आपका, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 8, इफ द कॉस्ट ऑफ 16 बुक्स इज ₹300 फाइंड द कॉस्ट ऑफ 18 बुक्स। ठीक है, अब देखो 16 बुक्स का कॉस्ट कितना है 300, 18 बुक्स का कितना होगा, ये फाइंड आउट करना है, x की वैल्यू यहां से फाइंड आउट कर लेना। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 9, इफ 5 meters of a cloth cost ₹727.50, how many meters can be bought for ₹1358। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है आपका, देखो क्या है 26 मीटर जो है, वो जो 26 मीटर नहीं 15 मीटर, ठीक है 15 मीटर जो क्लोथ है वो आप उसकी कॉस्ट कितनी है 727.50। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है कि आप इतने में मतलब 358 में कितना क्लोथ लेके आओगे। ठीक है, मतलब क्या है, क्लोथ के अपॉन में क्लोथ करना है जितना भी मीटर है, और रुपीस के अपॉन में रुपीस करना है। अगर आपने उल्टा किया तो आंसर नहीं आएगा। ठीक है, समझ गए। ये क्या है आपका, ये है क्वेश्चन नंबर 8। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 नहीं है, ये 9 है। ठीक,
260, हाँ ये क्वेश्चन नंबर 7, दिस इज क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10, इफ 26 meters of a uniform iron rod weighs 46.8 kilogram, what will be the weight of 18 meters of the same rod? अब देखो मैंने क्या बोला, 26 अपॉन में क्या आएगा 18, और 26 मीटर ऑफ यूनिफॉर्म आयरन रॉड का वेट कितना है 46.8, ठीक है। और इसका आपको फाइंड आउट करना है। ये क्या है, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। एट स्टार्ट, किसी भी क्वेश्चन के एट स्टार्ट में आपको ये मेंशन करना है कि एक्स क्या है यहाँ पे, ठीक है। मैं नहीं कर रही हूँ, जल्दी जल्दी बता रही हूँ आपको, ठीक है। इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करोगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 10। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11, इफ द थिकनेस ऑफ 500 शीट्स ऑफ पेपर इज 3.5 सेंटीमीटर, then what would be the thickness of 275 sheets of this paper, ठीक है। ये आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, क्या आएगा 500 अपॉन 275 इज इक्वल टू 3.5 अपॉन एक्स, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ अ पोल 6 मीटर हाई at a certain time is 7.2 meter. What is the height of another pole, the length of whose shadow at that time is 27 meters? ये आप कर लोगे, सेम क्वेश्चन है, पूरे जितने भी आपको क्वेश्चन गिवन है सब सेम है, कोई भी डिफरेंस नहीं है इनमें। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, द डेली कंजप्शन ऑफ राइस ऑफ अ हॉस्टल विथ 120 स्टूडेंट इज 6 किलोग्राम, फाइंड द कंजप्शन इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट बिकम 85। अब क्या होगा, देखो 120 स्टूडेंट के लिए कितना किलोग्राम चाहिए राइस, 6 किलोग्राम, ठीक है। और आपको फाइंड आउट क्या करना है कि अगर जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो 85 हो जाए तो कितना किलोग्राम चाहिए होगा, हिंट भी आपको गिवन है, ठीक है। कर लोगे ऐसे, ठीक। अब देखो क्वेश्चन नंबर 14 देखो, द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 15,000, they required 180 quintal of cereal in a month. If the population after 5 years become 18,000, how much cereal will be required in a month? अब देखो इसमें भी सेम है, क्या आएगा आंसर 15,000 अपॉन 18,000 इज इक्वल टू 180 अपॉन x, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 15, a worker is paid rupees 139.20 for 3 days. What will he get in the month of June? ये मैं बता देती हूँ आपको। सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि नंबर ऑफ डेज इन अ मंथ ऑफ जून कितना होता है 30, ठीक है। अब यहाँ पे क्या मेंशन करोगे, नेक्स्ट लाइन आप क्या मेंशन करोगे, लेट द वर्कर गेट इन द मंथ ऑफ जून इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। अब देखो 3 डेज में कितना है, ये भी डायरेक्ट वेरिएशन का क्वेश्चन है, 20 इज इक्वल टू 3, ठीक है। अब आपको ये नहीं मालूम कि उसको कितना रुपीज मिला, तो ये क्या है एक्स अपॉन ये 30 डेज के लिए आपको फाइंड आउट करना है। इसको सॉल्व करोगे, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लेना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये भी डायरेक्ट वेरिएशन का क्वेश्चन है, ठीक। अब देखो जो सेकंड है वो आप कर लोगे, हाउ मेनी डेज विल ही वर्क फॉर रुपीज 696। अब देखो 139.20 इज इक्वल टू 3, ठीक है। और यहाँ पे पूछ रहा है वो कि 669 रुपीज में वो कितने दिन के लिए वर्क करेगा, ठीक है। यहाँ आपने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और ठीक है वो आंसर होगा आपका, दिस इज सेकेंड वन, क्वेश्चन 15 सेकेंड है ये, ठीक है। ये कर लोगे आप, और यहाँ पे मेंशन जरूर कर देना कि x क्या है यहाँ पे, ठीक है। सो दिस इज द एंड ऑफ द क्लास, थैंक यू।